नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 अगस्त तक कोरोना से आजादी की तैयारी, मोदी सरकार तेज करेगी वैक्सीनेशन अभियान, राहुल का आरोप, फिर लाइन में लगेंगे लोग। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनजीवी गैंग ने ऑक्सीजन ट्रकों को रोका, कंपनियों ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, 2 लाख फर्जी किसानों को बॉर्डर पर लाने की तैयारी। फर्जीवाड़े के चक्कर में उद्धव के मंत्री की मिट्टी पली, जितेंद्र अवाड़े ने एनएसए अजीत डोभाल के नाम की फर्जी चिट्ठी सोशल मीडिया पर की वायरल। विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस को क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को फर्जी एनकाउंटर का नहीं मिला कोई सबूत। एंटीलिया केस में वसूली गैंग पर एनआईए का कसा शिकंजा, वाजे के ड्राइवर का बयान हुआ दर्ज, एक और की गिरफ्तारी में एनआईए। पहली खबर में बात करेंगे कोरोना से आजादी को लेकर। केंद्र सरकार ने तय किया है कि 15 अगस्त तक 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाएगा। योजना के मुताबिक पूरे देश भर में 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण के केंद्र बनाए जाएंगे। लोगों को घर घर जाकर भी टीका लगाया जाएगा, लेकिन केंद्र की इस रणनीति पर अब राहुल गांधी और उनके साथ साथ विपक्षी गैंग ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की तरह वैक्सीन के लिए आम लोगों को लाइन में लगाना चाहती है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी तो हर काम में नुक्ताचीनी करते रहते हैं, अब इस पर क्या करना है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो घोषणा की है कि सरकार की तरफ से 15 अगस्त के पहले पूरे देश को वैक्सीन लगा दी जाएगी, ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। और अगर भारत में ऐसा हो जाता और ये सरकार ऐसा कर गुजरती है तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में भारत की तारीफ होगी, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ होगी, इस सरकार की तारीफ होगी। और इसीलिए आपने जो सवाल पूछा कि ये हर बार ये जो घर के अंदर कोई बूढ़े से चाचा होते हैं जो हर चीज़ में सवाल खड़े करने वाले लोग जो होते हैं, उस हिसाब से ये कांग्रेस का युवराज, ये इसको कह सकते हैं कि माइंडसेट ही इनकी जो है ओल्ड एज वाली हो गई है। फिर से लाइन लगना होगा, फिर से ये करना होगा। अचानक से इन सारे लोगों की ज्ञान चक्षु जो वो खुल जाते हैं। कहीं तो ये कहते हैं कि भाई सबको देना है, जल्दी देना है, और उसके बाद जब प्लान आता है तो ये कहते हैं कि इसमें पूरे देश को लाइन लगाया जाएगा। भाई लाइन तो लगना ही पड़ेगा, कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि लाइन लगने की को जो इन्होंने एक कभी डिमोनेटाइजेशन से तो कभी किसी चीज़ से ये जो जोड़ देते हैं, तो इनको मालूम होना चाहिए कि गांधी परिवार, गांधी खानदान ने जब जब इस देश में रूल किया है तब से हिंदुस्तान लाइन में ही लगा हुआ था। मोटरसाइकिल लेने के लिए लाइन, स्कूटर खरीदने के लिए लाइन, कार खरीदने के लिए लाइन, गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन, गैस का चूल्हा खरीदने के लिए लाइन। ऐसी कौन सी चीज़ थी हिंदुस्तान के अंदर में जिसमें लाइन नहीं लगना पड़ा था? अब जान बचाने की बारी आई है तो इनको लाइन लगने में दिक्कत हो रही है। ये दरअसल एक फ्रस्ट्रेटेड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, टायर्ड, रिटायर्ड, एक बूढ़े किस्म के मानसिकता वाले लीडर का बयान है। इसे इग्नोर करना चाहिए। जी, अब बात करेंगे ऑक्सीजन के गुनहगारों की। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है और केजरीवाल नई नौटंकी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ऑक्सीजन के ट्रक दूसरे राज्यों ने रोक रखे हैं, पर सच ये है कि जिस सड़क छाप गैंग को वो किसानों के नाम पर समर्थन दे रहे हैं, वही ऑक्सीजन ट्रक को दिल्ली नहीं आने दे रहे। ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के गुनहगार असल में वो लोग हैं जो किसानों के नाम पर अलग अलग बॉर्डर पर जाम लगाए बैठे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों ने इस बारे में केंद्र सरकार को खत लिखा है। डर की बात तो ये है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर किसानों का हुजूम बॉर्डर पर बढ़ने वाला है। डॉक्टर साहब, एक तरफ आम जनता परेशान हो रही है, तड़प रही है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन को लेकर ही इतनी राजनीति की जा रही है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीतिक दलों के अंदर वो गिद्ध वाली मानसिकता है, ये गिद्धों वाली राजनीति करते हैं। ये सवाल पूछा जाना चाहिए राकेश टिकैत से
ये सवाल पूछा जाना चाहिए उन तमाम दलाल किस्म के किसान नेताओं से, कांग्रेस पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से कि जिन सांपों को आपने दिल्ली के बॉर्डर्स पे पाल पोस करके पिछले 146 दिन से आप वहाँ पे उनको बैठने की जगह दे रहे हैं, वहाँ से ट्रक तो आ सकते नहीं हैं। जो ट्रक आएंगे वो घूम के आते हैं, उनके लिए ग्रीन जोन बनाना पड़ता है दिल्ली पुलिस को कि वो डायरेक्टली वो चले आए, लेकिन फिर भी 100 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगता है। जिस वक्त हम लोग इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमीडिएटली टेलीविजन चैनलों के ऊपर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है कि दिल्ली के कई सारे सेंटर्स, कई सारे हॉस्पिटल्स ये कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ अगले 3 से 4 घंटे तक की ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारे पास नहीं है। और दूसरी तरफ ये इन लोगों ने जो खत लिखा है उसमें यह भी कहा है कि हरियाणा के बॉर्डर्स पे, यूपी के बॉर्डर्स पे ऑक्सीजन से भरी जो ट्रकें हैं उनको दिक्कत हो रही है आने में। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये कोरोना काल में ये जो मंडियों के दलाल हैं ये हाईवे के ऊपर जाम करके बैठे हुए हैं, जहां से कोई एक ऑटो नहीं गुजर सकता, वो बड़ी बड़ी ट्रकें वहां से नहीं गुजर सकती और इसलिए उनको लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, कई गांव से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। अभी लोगों की जान बचाने के लिए एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिनको राजनीति करनी है उनको लोगों की जान की क्या चिंता है। जी, अगली खबर है राजनीति के फर्जी गैंग की, जो सिर्फ फर्जीवाड़ा करता है और अपनी राजनीति चमकाता है। कोरोना संकट में भी ये लोगों को भड़काने और अफवाहें फैलाने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आहान ने एनएसए अजीत डोभाल की एक फर्जी चिट्ठी को अपने ट्विटर हैंडल से वायरल करने की साजिश की। दरअसल इस फर्जी चिट्ठी में कुंभ के आयोजन की तारीफ की गई थी, लेकिन जैसे ही ये चिट्ठी वायरल हुई वैसे ही इसे फेक बता दिया गया। मतलब जितेंद्र आह्वान ने इस चिट्ठी की बिना पड़ताल किए ही इसे वायरल कर दिया। डॉक्टर साहब, कहीं इस फर्जी गैंग ने ही तो ये वायरल चिट्ठी नहीं लिखी है? देखिए, सब फ्रॉड लोग हैं। उन्होंने क्या ट्वीट में लिखा? जितेंद्र आह्वान ये फिल्मी नेता सब है, ये सब ये कंट्रोवर्शियल बयान देने के अलावा कुछ इन लोगों को आता जाता है नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो है आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं इसमें। आप बताइए कि कुंभ की तारीफ अगर चिट्ठी सही भी है, उस चिट्ठी में क्या गलत है? अगर चिट्ठी जेन्युइन भी है कि भाई एनएसए ने कुंभ के आयोजन के ऊपर तारीफ की, तो कौन सा बहुत बड़ा बात हो गया, कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया? जब अखिलेश यादव की सरकार थी और कुंभ इलाहाबाद में हो रहा था, प्रयागराज में हो रहा था, उस समय इलाहाबाद नाम था, और उसके इंचार्ज अभी जो जेल में सड़ रहे रामपुर के लीडर थे आजम खान, तो पूरी दुनिया में आर्टिकल लिखे जाते थे, तारीफ होती थी। यही लेफ्ट लिबरल कबाल, यही लुटियन गैंग तारीफ करता था कि देखिए एक मुसलमान ने किस तरीके से एक आयोजन किया। तब इनको प्रॉब्लम नहीं थी। इनको दिक्कत क्या है कि ये इसको बार बार मुसलमानों के वोट के चक्कर में, चूंकि तबलीगी जमात के ऊपर पिछले बार एक सुपर स्प्रेडर होने का आरोप लगा था, 1 महीने तक उनके करतूतों के ऊपर पर्दाफाश, उनके ऊपर खबरें चलती थी। कुंभ के ऊपर इस तरह से कुछ नहीं हो रहा है, तो ये फेक स्टोरीज निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ये मसला बस इतना सा है। अब इन्होंने एक फेक चिट्ठी जो है निकाल ली, तो कलाकार एक से एक है। ये तो वही गैंग है ना। इनके सबसे बड़े जो इस तरह के चिट्ठी को निकालने में वो एनराम है, हिंदू अखबार के एडिटर इन चीफ मालिक, जो राफेल को लेकर के फर्जी मैंने दस्तावेज बना करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया था। ये तो बेचारा ये नया नया खिलाड़ी है, ये तो ट्वीट ही कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने जमा कर दिया। ये ऐसे फ्रॉड किस्म के लोग हैं और इसलिए इन लोगों ने ये काम कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह कि 2 सेकंड में सरकार की तरफ से बता दिया गया कि ये चिट्ठी फेक है। अब ये फेक है तो फेक है। अब जितेंद्र आह्वान जैसे लोगों को अब क्या कहा जाए? ये सुर्खियाँ बटोरने में भी इनको जो कह सकते हैं कि उनको वो कला भी नहीं आती है। खैर, ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है, कोरोना जाएगा, ये सरकार की भी छुट्टी होगी। जी,
अब बात वाजे की। एंटीलिया केस और मनसुख हीरेन की हत्या के मामले में एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। अब एनआईए ने सचिन वाजे के ड्राइवर के बयान दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए के अधिकारी गवाह का बयान दर्ज करने के लिए उसे किला कोर्ट लेकर पहुंचे थे, जहां न्यायाधीश के सामने उसके बयान दर्ज किए गए। सूत्रों के मुताबिक एनआईए मामले में अब तक एक और गिरफ्तारी कर सकती है। अभी सीबीआई ने भी अनिल देशमुख के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर ली है। डॉक्टर साहब, ड्राइवर वो शख्स होता है जो वाजे के साथ शायद हमेशा ही रहता होगा। अब वो भी गवाह बन गया है तो वाजे का नपना तय है। देखिए, ये सब जो कार्रवाई हो रही है एनआईए की तरफ से, ये जो बयान लिया गया इसको कहते हैं कि 164 के तहत बयान लिया गया। एक मजिस्ट्रेट के सामने दो तरह के बयान लिए जाते हैं। एक जो पुलिस पूछताछ के दौरान उनसे पूछताछ करती है, वो बयान देता है, उसको नोट कर लेते हैं, उसको साइन करवा लिया जाता है और उसके बाद पुलिस या कोई जांच एजेंसी कोर्ट के सामने जाती है, बोलती है कि भाई हम ये बयान इसने दिए थे, इस बयान के आधार पे हमने ये आरोप लगाए हैं, ये सेक्शन लगाया है, ये इसका जुर्म है, ब्ला ब्ला। लेकिन उसमें होता क्या है कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान वो तब तक मान्य नहीं होता है कि जब तक वो कोर्ट के अंदर ये जो आरोपी है वो उसको माने। तो ऐसे में होता क्या है ज़्यादातर केसेस में कि भाई पुलिस की पिटाई, पुलिस की टॉर्चर से बचने के लिए लोग जो है पुलिस के सामने सब कुछ मान लेते हैं कि ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। और जब वो कोर्ट में जब उनकी पेशी होती है तो वो कहते हैं कि हमें दबाव से जो है डलवाया गया। तो अभी ये जो बयान, जो इस ड्राइवर का बयान जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत इसको बाकायदा रिकॉर्ड किया गया है। और जब मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत कोई शख्स, कोई गवाह, कोई आरोपी वो बयान दे देता है तो फिर वो अपने बयान से मुकर नहीं सकता, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जो ड्राइवर है वो तो हमेशा उसके साथ रहता है, वो तो सबूत मिटाने से लेकर के, मीटिंग से लेकर के, कहाँ कहाँ उगाही हो रही थी, कहाँ कहाँ से वो पैसा इकट्ठा कर रहा था, किस किस लीडर से मिलने जा रहा था, वो चीफ मिनिस्टर से कितनी बार मिला, गृह मंत्री से कितनी बार मिला, ये सारी जानकारी होगी उसके पास। और इसलिए उसके जो बयान होंगे वो ना सिर्फ विस्फोटक होने वाले हैं, इस सरकार के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होंगे, साथ ही साथ ये एक ऐसा सबूत एनआईए के हाथ लग गया है क्योंकि अब इससे वो मुकर नहीं सकता। तो आप समझिए कि ये जो वसूली गैंग है उनके लिए कितना एक मुश्किल सामने आ गया है। जी, अब खबर विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़ी है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। ये क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी ने दी है। कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर 19 अगस्त को जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। करीब 8 महीने की जांच में कमेटी को कोई गवाह नहीं मिला, जिससे ये साबित हो सके कि विकास दुबे का एनकाउंटर फेक था, जिसके बाद यूपी पुलिस को राहत दी गई है। डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि इस अफवाह गैंग को आज करारा जवाब मिल गया होगा। भाई आज तो ऐसा, इन लोगों को तो नींद नहीं आ रही होगी आज, ये कैसे हो गया। जैसे ही ऐसा लग रहा था ये जो लुटियन गैंग है, ये जो सड़े गले हुए पत्रकारिता के नाम पे दलाली करने वाले लोग हैं, ये रवीश कुमार जैसे लोग, ये राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, इन लोगों को तो आज नींद नहीं आनी चाहिए। ये छाती पीटने लगे थे, ओ माय गॉड, यूपी पुलिस ये तो बहुत ही राक्षसी किस्म की पुलिस है, ट्रिगर हैप्पी पुलिस वाले हैं ये लोग, इन लोगों ने दुबे की हत्या कर दी, ये प्लान बनाया, ये ऐसे किया, वो वैसे किया, ये तो बिल्कुल सरासर एक मर्डर है, यही बोल रहे थे, यही कह रहे थे। ऐसे ये छाती पीट रहे थे कि जैसे ये विकास दुबे इनका कोई रिश्तेदार लग रहा हो। एक गैंगस्टर्स का सफाया हो रहा है, एक ऐसा गैंगस्टर जो अगर जिंदा रहता वो अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को पैसे के बल पे, अपने राजनीतिक और अपने कनेक्शंस के आधार पे वो बरी हो गया होता। वो एक एक्सीडेंट में मारा जाता है, ये छाती पीटने लग जाते कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो ये उन पत्रकारों को आज जवाब मिला है और जो लोग इनको पत्रकार मानते हैं उनको वापस उस 6-8 महीने पहले जो विकास दुबे के ऊपर ये लोग स्टोरी कर रहे थे
उस समय जो ये ट्वीट कर रहे थे, उस समय जो ये वीडियो बना रहे थे, जो प्रोग्राम बना रहे थे, उसको देखना चाहिए और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी का जो फैसला आया है उसको पढ़ना चाहिए और दोनों को मिलाना चाहिए और उसके बाद ये तय करना चाहिए कि ये दरअसल ये पत्रकार हैं या फिर दलाली करते हैं या ये लोग हिट जॉब करते हैं कि जहां कहीं भी उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आती है वहां हर चीज इनको काली नजर आती है और जहां कहीं भी वामपंथियों की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, वहां सब कुछ इनको सुनहरा नजर आता है। तो ये अपना आंख, नाक, कान, दिमाग, दिल सबका इलाज कराएं और ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी का, उसके ऊपर इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन एनालिसिस के। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।